हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बैच लेकर आए हुए हैं, प्रबल बैच। इसके पहले हम लोगों ने क्लास सेकेंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का कुछ चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। उसके बाद मेरे दिमाग में आया क्यों ना कोई ऐसा स्पेशल बैच लेकर आया जाए ताकि और स्टूडेंट्स बेनिफिट इसका ले सकें। उस बैच का नाम है प्रबल बैच। इस प्रबल बैच का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए आप लोगों को कम से कम 7-8 लेक्चर लगेंगे। उसके बाद फिर इस बैच का मतलब समझ में आ जाएगा। वैसे लिटरल मीनिंग आप लोग जानते ही होंगे, बट जो इसका एक्चुअल मीनिंग है, जो मैंने इस बैच का नाम रख रखा है, इसको समझना और मेरे को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, कुछ दिनों में आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद बच्चों मैंने लेकर आया हुआ है NTSC स्पेशल। NTSC स्पेशल का मतलब क्या होता है? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या होता है? इस एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या होता है? इस एग्जामिनेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है? एलिजिबिलिटी क्या होता है? सारा चीज़ मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्जाम है। ठीक है, उसीलिए मेरे दिमाग में आया कि चलो एक बैच स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें सिलेबस 9-10 का इंक्लूडेड हो। देखिए बच्चों, इस बैच में मैं क्या करूँगा कि 10th एंड 9th दोनों का जो सिलेबस होता है, दोनों सिलेबस को मैं स्पेशली फिजिक्स में कवर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, उसके बाद 9-10 का फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद फिर मैथ्स की तरफ निकलेंगे। मैथ्स के पहले एक मैथ, या फिर इसके साथ साथ ही मैं लेकर चलूँगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्या चैप्टर्स सारे मैं कंप्लीट कराऊंगा। और फिर आप लोग को यहाँ पे इस टॉपिक मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाले पेपर में क्या होता है, मैंने बता रखा है कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, 100 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं? 100 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स। ठीक है, 200 मार्क्स का होता है अकेले। ठीक है, इसका जो वेटेज है, इसका जो कवरेज एरिया है, काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे हम मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। ऐसे से मैं आप लोग को टेक्निक बताऊँगा, ऐसे से ट्रिक बताऊँगा जो विद इन अ सेकेंड आप लोग उसका आंसर ला सकते हैं। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं विद इन अ सेकेंड आप लोग को बताने का प्रयास करूँगा। अब बात आती है फिजिक्स की। तो हम लोग फिजिक्स में क्या करने वाले हैं, कैसे कवर करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को मैं बता देता हूँ कि पहले मैं क्या करूँगा, क्लास 10 के जो चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट करूँगा। क्लास 10 के जो चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट करूँगा। इसमें रहेगा बोर्ड प्लस NTSC। कुछ डिफरेंस नहीं है बच्चों, दोनों में सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिलेबस सेम है। बट डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेक्निक में। जैसे बोर्ड के एग्जाम में हम लोग क्या कर लेते हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जो डेफिनेशंस होते हैं, जो डेरिवेशंस होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग रट जाते हैं। रट कर उसके बाद एग्ज़ाम के लिए हम लोग निकल पड़ते हैं और वहाँ पे एग्ज़ाम लिख देते हैं। बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है, इसका अप्रोच कुछ अलग होता है। इसमें अप्रोच अलग होने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो अलग हो जाता है। मतलब ऐसा अपने को टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा और आप लोग को मैं सिखाऊंगा भी कि उस प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे विजुलाइज करके, विजुलाइजेशन से उसका आंसर हम लोग विद इन अ सेकेंड उसका आंसर हम लोग दे सकें और वहाँ पे टिक कर सकें। जाहिर सी बात है, कोई बॉल आ रहा है तो छक्का लगने से मतलब है, चाहे वो अपने होशियारी से लगे या फिर बॉलर की गलती से लगे, लगना तो चाहिए। ठीक है, अपने को PhD नहीं करना है, अपने को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। जहाँ तक बात नॉलेज की है, नॉलेज आप लोग गेन कर लेंगे, इसकी गारंटी है। उसके बाद क्या हम बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे क्या इस बैच को ज्वाइन करने के बाद? बिल्कुल बोर्ड का एग्ज़ाम आप लोग दे देंगे। जैसा आजकल का जो सिनेरियो है बच्चों, बोर्ड का जो सिनेरियो है, पेपर्स थोड़ा सा टफ बनाते जा रहे हैं। मतलब उनका जो अप्रोच है बच्चों, वो कंपटीशन की तरफ उनका क्या हो रहा है, इंक्लाइंड हो रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग ऐसा मेहनत करें ताकि हमारा बोर्ड सिक्योर्ड हो जाए, उसके साथ साथ हमारा कंपटीशन एग्ज़ाम भी सिक्योर्ड होते जाए। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी।
क्योंकि जब आप लोग अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो हमें मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उस चीज़ से आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलिएगा और मैं ऐसे ही समझाते चलूँगा धीरे धीरे। पहले चीज़ों को मैं बेसिक्स फंडामेंटल से लेकर चलूँगा, फंडामेंटल से कुछ बेसिक्स ऐसे बताते बताते अपना लेवल को इंक्रीज करूँगा, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं एक कंपटीशन एग्जाम में, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। बेसिकली सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस नहीं पुटअप किया जाते हैं एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में क्या होता है बच्चों कि एक ही क्वेश्चंस में कम से कम 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके वो आप लोग को क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोग सीख जाएंगे, उस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं कैसे उस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग टैकल करेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन फिलहाल अपने को क्या करना है, बेसिक पे काम करना है। पहले जैसे मान लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट पे काम किया, इसके थ्रू जितने न्यूमेरिकल्स है न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। फिर से जब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट्स में जंप करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट्स में क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करेंगे और यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स बनाएंगे। यदि यदि बन सकता है तो, या फिर एग्जाम्स में एक ऐसा सिनेरियो है उस पेपर्स को देखते हुए। और ऐसा ही होता है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया, फिर यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस दे दिया कि ताकि ये भी कॉन्सेप्ट्स मैं चेक कर सकूं और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट तो चेक तो मैं कर ही लूँगा। मतलब ऐसे ही तीसरे स्टेप्स में क्या होगा, ऐसे तीसरा कॉन्सेप्ट में जब मैं बताऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का जो कॉन्सेप्ट्स है इसमें क्या करूँगा, मिक्स करूँगा, तो एक न्यूमेरिकल बनाऊँगा और यहाँ पे इसी बहाने आप लोग पीछे का जो रिवीजन है रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगा, इसके लिए सॉरी, ठीक है। अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होगी आप लोग को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ट्रबल बैच में एक चैप्टर मैंने लेकर आया है, जिस चैप्टर का नाम है क्लास 10 का चैप्टर है, उस चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो क्लास 10 का चैप्टर है, ठीक है, आराम से समझते चलिएगा। फिजिक्स को मैं आप लोग को ऐसे सिखाऊंगा फिर दोबारा सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। काफ़ी क्यूरियोसिटी वाली सब्जेक्ट है, काफ़ी मतलब मज़ेदार सब्जेक्ट है, इसको आप लोग उसी वे में लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों कोई भी चैप्टर आता है तो हमारे मन में एक सवाल आता है, क्या आता है कि यार इसका मतलब क्या है, इस इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका पढ़ने का मेन एम क्या है, मेन पॉइंट क्या है, उसको समझना होता है। तो चलिए पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की तरफ लेकर चलता हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर मैं चलता हूँ, ठीक है। नो डाउट यहाँ से क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है स्टूडेंट्स को जानने के लिए, और जो एज ए मेंटर होता है उसको बताने में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है। अपने को पता तो होना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ से आए, कैसे विजुलाइज हुआ, कैसे क्या हुई, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब इस चैप्टर में आप लोग जंप कर ही चुके हैं तो क्या ना हम लमसम चीज़ों को कवर कर लें, जो चीज़ पॉसिबल है उन चीज़ों को मैं तो कवर कराऊंगा ही। एनीवेज, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बच्चों, पहले हुआ क्या, पहले ये हुआ, पहले इसके डिफिनेशन पे जंप करने से पहले थोड़ा सा जो नोटिसेबल चीज़ है, जो विजुलाइज हुआ चीज़ें, जो चीज़ें देखा गया उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। हुआ क्या बच्चों कि 600 BC में, थोड़ा सा हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, सॉरी 600 BC, 600 BC में क्या हुआ कि एक थेल्स ऑफ मिलेटस, कौन थे, थेल्स ऑफ मिलेटस नाम के बोल सकते हैं, एक ग्रीक साइंटिस्ट जो हुआ करते थे, ग्रीक साइंटिस्ट या फिर ग्रीक साइंस के बहुत सारे फाउंडर्स हुआ करते थे, उनमें से एक थे कौन, थेल्स ऑफ मिलेटस, ठीक है, थेल्स ऑफ मिलेटस, ठीक है, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ ग्रीक साइंस, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, क्या नोटिस किया कि एक कोई ग्लास रड था, ठीक है, सॉरी ग्लास रड नहीं था, वो था एक बोल सकते हैं एम्बर था, एम्बर रड था,
एम्बर था। एम्बर का मतलब क्या होता है बच्चों? एक एलोइस कलर का रेजिन्स या फिर गम्स लाइक सब्सटेंस था। बोल सकते हैं एक अच्छे वर्ड में ट्री रेजिन्स था या फिर गम्स लाइक सब्सटेंस था। ठीक है, जो बाल्टिक सी के जो विच फाउंड्स नियर बाल्टिक सी, नियर शोर बोल देते हैं, किनारे मिला, नियर शोर ऑफ बाल्टिक सी। एक बाल्टिक सी था, बाल्टिक सी है, नाम है सी का, उसके किनारे एक एलोइस कलर का ट्री रेजिन्स हुआ करता था। तो उन्होंने देखा कि इसको क्या किया, रब्ड किया। ठीक है, रब्ड करने के बाद कोई पीस ऑफ पेपर था वहाँ पे लेकर आया। जब पीस ऑफ पेपर वहाँ पे लेकर आया, देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। मतलब पीस ऑफ पेपर थोड़ा सा उड़कर आ रहा है, या फिर वहाँ पे पीस ऑफ पेपर्स क्या हो रहा है बच्चों, डिसबैलेंस हो रहा है, मतलब मोशन में आ रहा है। तो उन्होंने ऐसा कुछ नोटिस किया कि ये क्या हो रहा है, मोशन में आ रहा है। उसके बाद यहाँ से ये पता चला कि इसके पास, एम्बर के पास क्या हो रहा है बच्चों, एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ रहा है। एक क्या आ रहा है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये तो बात हुई 600 BC का। इसी के बाद 1600 AD में एक विलियम जिल्बर्ट नाम के साइंटिस्ट थे। ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट बट क्या थे, बेसिकली ये थे आपके पर्सनल डॉक्टर थे। ठीक है, पर्सनल डॉक्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो एम्बर लाइक सब्सटेंस था उसका क्या किया, एक सिस्टमेटिक बोल सकते हैं कैटेगराइजेशन किया, मतलब सिस्टमेटिक स्टडी किया। सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब क्या हुआ कि जो एम्बर जैसे सब्सटेंस थे, इनके जो बिहेवियर्स थे, ऐसे सब्सटेंस को क्या किया, इन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी किया। उसके बाद सिस्टमेटिक स्टडी करने के बाद इन्होंने एक बुक लिखा। उस बुक का नाम था डी मैग्नेट। उस बुक का क्या नाम था बच्चों, डी मैग्नेट था। और इस बुक में इन्होंने क्या किया, जो एम्बर लाइक जो सब्सटेंस थे उसको क्या किया, इन्होंने रखा और वहाँ पे एक जो एम्बर लाइक सब्सटेंस थे उनका उन्होंने नामकरण किया, जो क्या किया, इलेक्ट्रिका। क्या किया, इलेक्ट्रिका। ठीक है बच्चों, ये क्या था, इलेक्ट्रिका था। मतलब जो एम्बर लाइक सब्सटेंस था उसका इन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिका। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिका और ग्रीक वर्ड में ठीक है, एम्बर लाइक जो सब्सटेंस था, इनफैक्ट द ग्रीक नेम फॉर एम्बर लाइक सब्सटेंस इज इलेक्ट्रॉन। क्या था, जो एम्बर लाइक जो सब्सटेंस था ग्रीक वर्ड में क्या था बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो ग्रीक का स्पेलिंग होता है की होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन ये क्या था, ग्रीक नेम फॉर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिका। ठीक है, इलेक्ट्रिका का जो ग्रीक नेम था क्या था, इलेक्ट्रॉन था। इसी इलेक्ट्रॉन नाम से क्या अपना वर्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। क्या पढ़ा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी नाम पढ़ा। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं। इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था वो चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं कि हम अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले वर्ड पे कैसे पहुँचे। हम लोग सिंपल 600 BC से चलते आए, उसके बाद हम लोगों ने पहुंचा कि इलेक्ट्रिका आया। इलेक्ट्रिका के पहले इलेक्ट्रॉन वर्ड आया, इसके बाद इलेक्ट्रॉन वर्ड से ही क्या निकला, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड निकला। तो यहाँ से चीज़ें समझ में आई कि चलो इलेक्ट्रिसिटी एक वर्ड से बना हुआ है, उस ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। उस ग्रीक वर्ड का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद जो एक्चुअल डिफिनेशन है वो क्या है, यहीं से निकल कर आता है कि जो एक्चुअल डिफिनेशन है बच्चों इसका ये है कि बेसिकली में इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी का बात करूंगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का बात करूंगा। मतलब जो हम लोगों ने देखा है फ्रिक्शन की वजह से जो वहाँ पे अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी जो निकल कर आया है उस रब्ड सब्सटेंस का,
ठीक है, वो फ्रिक्शन की वजह से आया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो फ्रिक्शन की वजह से आया है बच्चों, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को मैं एक और नाम दे सकता हूँ। क्या नाम दे सकता हूँ बच्चों? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब इस इलेक्ट्रिसिटी बोलें या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलें, इसका डिफिनेशन क्या निकल कर आएगा कि जो रब्ड सब्सटेंस है बच्चों, एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब ये खींच रहा है ना बच्चों, तो यहाँ पे बेसिकली क्यों खींच रहा है? इसलिए कि जो रब्ड सब्सटेंस है इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ जा रही है? अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ जा रही है। ऐसा क्यों आ रही है? ऐसा इसलिए कि बेसिकली ये क्या हो जा रहा है? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? फ्रिक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जा रहा है। ठीक है, अभी इस चार्ज का मतलब अभी मैं आप लोग को समझाऊंगा कि चार्ज का मतलब होता क्या है, बट फिलहाल समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन करने के बाद मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डेफिनेशन, इसको मैं इरेज करता हूं, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिफिनेशन निकल कर आया, यही निकल कर आया कि जो रब्ड सब्सटेंस था बच्चों, जो रब्ड सब्सटेंस था वो क्या हुआ? उसके पास ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का क्या आया? एक प्रॉपर्टी आया। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में द रब्ड सब्सटेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ, या बोल दीजिए द अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी, द अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ rubbed substance is because of क्यों हो रहा है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। कौन इलेक्ट्रिकली चार्ज हो रहा है? रब्ड सब्सटेंस। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑफ रब्ड सब्सटेंस। ठीक है, रब्ड सब्सटेंस जब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जा रहा है तो यहां से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एंड दिस प्रोड्यूसेस, ठीक है, इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस एंड दिस प्रोड्यूसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड ऑफ रब्ड सब्सटेंस एंड दिस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहां से प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिसिटी कहां से बना हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन नाम का वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसका मतलब तो समझ चुके कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कि अब आप लोग डिफिनेशन खुद ब खुद बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि यही डिफिनेशन ही है, मतलब जो आपका फिजिकल फीलिंग है बच्चों, फिजिक्स में जो फीलिंग है, इसकी जो फिजिकल फीलिंग है यही है कि कोई रब्ड सब्सटेंस है, उसको हम लोग रब करते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो रॉड है या फिर एम्बर है वो क्या हो जाता था? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता था। इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाने की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद इसमें एक वर्ड आया हुआ है चार्ज। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये चार्ज होता क्या है। ठीक है, चार्ज के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिसिटी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद चार्ज समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर निकलेंगे कहाँ पे? जस्ट मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ? फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो फंडामेंटल है वही मैं बता रहा हूँ आज क्लास में। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनफैक्ट। ठीक, इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो टॉपिक है अपना क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी बताने का प्रयास किया है, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सब सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं कि चार्ज के बारे में समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, चार्ज क्या होता है बच्चों? जैसे चार्ज का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ये बॉडी है, कोई मैटर है, तो ये मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और एटम्स किसी फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक है, चार्ज का मतलब एक ऐसा किसी भी मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल्स, किसी भी मैटर का एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है बच्चों, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। मतलब उससे नीचे हम लोग नहीं सोच सकते। इतना छोटा चीज़ है, इतना छोटा कि उससे छोटा हम लोग चीज़ें सोच नहीं सकते। उसी को हम लोग बोल सकते हैं एक किस्म से फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मतलब इट इज अ फंडामेंटल property of elementary particles of matter। ठीक है, मैटर का एलिमेंट्री पार्टिकल से क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, विच प्रोड्यूसेस, यहीं पे लिख दीजिए, विच प्रोड्यूसेस व्हाट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, ये तो बात हुई कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज का डिफिनेशन आप लोग समझ चुके हैं कि चार्ज क्या होता है। उसके बाद बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होती है। जो इसकी यूनिट होती है बच्चों, इट्स एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलॉम होती है। जैसे कोई मास है, किसी बॉडी का मास है, वो कैसे मेजर करते हैं, केजी से मेजर करते हैं, ग्राम से मेजर करते हैं। ऐसे ही चार्ज को किस में मेजर करते हैं बच्चों, कूलॉम में मेजर करते हैं। ठीक है, और चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, टू बी एग्जैक्ट माइनस साइन। और ये प्रोटॉन होता है तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, ये तो ही बात चार्ज का डिफिनेशन का, चार्ज का यूनिट का। उसके बाद इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो, ठीक है, जो मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, जो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, ए हुआ करता है। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे ये वैल्यूज वगैरह। ठीक है, तो ये तो हुई बात चार्ज का। ठीक है, एक बहुत खूबसूरत सा लॉ हुआ करता है इलेक्ट्रिसिटी का, फंडामेंटल लॉ हुआ करता है इलेक्ट्रिसिटी का। जो पहला लॉ है बच्चों ये है कि चार्ज बेसिकली दो चार्ज पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इनफैक्ट चार्ज के पहले यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक लगा दें तो और बेहतर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये हम लोग समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है। उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ होती है फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जो आपने को पढ़ना है बच्चों, ये पढ़ना है कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंपोज ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, पहला इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या है बेसिकली बच्चों, फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दो फंडामेंटल लॉज हैं। पहला क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, क्या है इसमें, ए नंबर में आपका पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि होता क्या है। वही मैंने आप लोग से बताया बच्चों कि मैं यहाँ पे बेसिक लेवल टू हाई लेवल जाने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम का जो दायरा है, लिमिटेशन ये है। ठीक है, तो मैं कहाँ पर लेकर चलूँगा, इससे थोड़ा सा बाहर, इस वाले पोर्शन में, ताकि वो अपना पैर कहीं भी रखें तो इसी के अंदर वो भी आ जाएं, ताकि हम अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर ले जाएं। ठीक है, डेफिनेटली ये जो मैं तैयारी कराने का प्रयास कर रहा हूँ इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब ये होता है बच्चों, स्टेज 1 और स्टेज 2 एक साथ। ठीक है, प्रॉब्लम्स का लेवल में भी वही होगा, आपका कॉन्सेप्ट्स में भी वही होगा। जो भी आप लोग देख रहे होंगे कॉन्सेप्ट्स में वेरिएशंस आएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स भी स्टेज 2 लेवल तक मैं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, इससे घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे समझते चलिएगा। और आज नहीं तो कल समझना ही है, क्यों ना मैं आज ही थोड़ा सा इसका बेसिक्स क्लियर कर लो। तो चलिए बच्चों समझते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का फंडा क्या है।
ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? बोला जाता है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको थोड़ा सा मैं जनरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए बच्चों, कोई रॉड है, जैसे मान लीजिए एक ग्लास रॉड है। जब ग्लास रॉड को मैं किसी सिल्क क्लॉथ में या फिर सिल्क क्लॉथ को जब सिल्क क्लॉथ में जब मैं वो करता हूँ, रब करता हूँ, ठीक है। कोई ग्लास रॉड है, एक ग्लास रॉड है मान लीजिए, ठीक है। और ये कोई कपड़ा है, क्या? सिल्क का, ठीक है, सिल्क क्लॉथ है। तो होता क्या है बच्चों, जब इसमें हम लोग रगड़ते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है रगड़ने के बाद, ठीक है। आफ्टर रबिंग, एक कब का फिनोमेना? आफ्टर रबिंग के बाद, ठीक है। रबिंग के पहले तो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। जब रबिंग के बाद क्या होता है, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब आप लोग देख रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। इस जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो को समझने का मतलब ये है कि जब मैं रब करता हूँ इस सिल्क रॉड पे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? यहाँ से यहाँ तक जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक गया तो बेसिकली ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज हुआ। भाई मैं कर्ज किसी से लूँगा, जब मैं किसी से कर्ज लूँगा तो डेफिनेटली मैं क्या हुआ? कर्जदार हुआ, ऋणी हुआ। तो इसका जो हिंदी का जो मतलब हिंदी लैंग्वेज में जो इसका जो मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है? ऋण होता है। ये क्या होता है? धन होता है। तो इसका मतलब मैं इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हुआ? ऋणी हुआ, और ये क्या हुआ? धनी हुआ। तो मैं ले पा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए कि इस पे देखिए, अब यहाँ से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, इसका मतलब क्या हुआ है? साइन, निगेटिव साइन हुआ। ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से क्या हो रही है? यहाँ पे कमी हो रही है। जब कमी हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज आएगा बच्चों, क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से समझे या फिर यहाँ से समझे कि मैं इससे मैं क्या ले रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से कर्ज ले रहा हूँ। जब कर्ज ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और मैं जिससे कर्ज लूँगा वहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी सब्सटेंस है जो रब्ड करेगा तो उस पर पॉजिटिव, ऐसा नहीं कुछ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर से डिपेंड करता है। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में देखा गया है, ऐसा नोटिस किया गया बच्चों कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये तो कहानी हुई आपकी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पे, और ये फंडामेंटल लॉज पे। पहला फंडामेंटल लॉज ये हो गया। दूसरा फंडामेंटल लॉज ये होता है बच्चों कि लाइक चार्जेस, ये सबको पता है, लाइक चार्जेस क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि लाइक चार्जेस का मतलब क्या हुआ? सेम चार्ज, सेम नेचर के चार्ज। मतलब जैसे देखिए, पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? रिपेल करेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव हुआ दूसरा निगेटिव हुआ तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और एक निगेटिव हुआ और दूसरा निगेटिव हुआ तो ये भी क्या करेंगे बच्चों? रिपेल करेंगे, ठीक है। ये फंडामेंटल लॉज होता है इलेक्ट्रिसिटी का। दो फंडामेंटल लॉज, दोनों फंडामेंटल लॉज के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। पहला हम लोगों ने क्या समझा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा निगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। निगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये कैसे होता है, मैंने इस एग्जाम्पल से मैंने समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद दूसरा क्या होता है? लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं। ये बेसिकली जो लॉज हैं बेसिकली ऐसा देखा गया है बच्चों, ठीक है। ऐसा देखा गया है, ठीक है। देखने के बाद यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे जैसे इसको एक बार चार्ज किया,
ठीक है। ऐसे दो सब्सटेंस और लेकर आया, ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक और सब्सटेंस लेकर आया यहाँ पे, और यहाँ पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया रब करने के बाद। तो जब इस चीज़ को और इसको हम लोग लेकर आते हैं एक साथ, मतलब इसका नाम दे दीजिए आप लोग ए, बी, और इसका पी और इसका क्यू। जब मैं ए और पी को लेकर आता हूँ तो क्या होगा, ये दोनों रिपेल हुआ, ए एंड पी, ए और पी क्या हुआ, रिपेल हुआ, लेकिन ए और क्यू क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऐसा देखा गया, ठीक है। ऐसे ही बी और क्यू क्या हुआ था, रिपेल हुआ था, बी एंड व्हाट, क्यू क्या हुआ था बच्चों, रिपेल हुआ था, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ ऐसा निकला, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने समझा दिया, ठीक है। अब इसी इलेक्ट्रिक चार्ज का एग्जाम में क्वेश्चन आया करता है, दो प्रॉपर्टी, मतलब न्यूमेरिकल्स आता है बट उसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, समझने का प्रयास कीजिएगा। वैसे सेकेंड ईयर का पार्ट है, ठीक है, बट थोड़ा सा चूंकि न्यूमेरिकल्स में काम आता है, यूज आता है एनटीएससी के, इसीलिए मैं इसको बता देना उचित समझता हूँ, ठीक है। 5 मिनट का लेक्चर है, 5 मिनट का है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या बताना है अपने को, प्रॉपर्टी बताना है, ठीक है। जो पहला प्रॉपर्टी है बच्चों ये क्या है, कंजर्वेशन लॉज, ठीक है। मतलब पहले से मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी पहला कौन सा प्रॉपर्टी होता है बच्चों, यही होता है कि सॉरी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी ए हुआ ए और दूसरा बॉडी बी हुआ, ठीक है। जब मैंने रब किया तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आया आफ्टर रबिंग के बाद, ठीक है। और बिफोर रबिंग क्या था, बिफोर रबिंग ए बॉडी था और बी बॉडी था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, इस पे कोई चार्ज नहीं था। जब मैंने रब किया तो इस पे चार्ज इतना आया, इस पे चार्ज इतना आया, ठीक है। तो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि नेट चार्ज ऑन न्यूट्रल बॉडी इज 0। आप लोग देख रहे हैं कि न्यूट्रल बॉडी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, रब करने के बाद चार्ज आ जा रहा है। अब देखिए वैसे मैं बोल सकता हूँ यदि इसका ज्योमेट्री सेम हुआ, रब करने के बाद ज्योमेट्री सेम हुआ और रेडियस दोनों का सेम हुआ तो चार्ज क्या हो जाता है बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यदि ज्योमेट्री सेम रहा इसका मतलब इसका रेडियस भी आर रहा, मान लेते हैं स्फेरिकल है, शेप है और इसका रेडियस आर ही रहा, तो चार्ज क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे +4 चार्ज होगा, ठीक है, +4 है ना, यहाँ पे देखिए +4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, ताकि दोनों को मैं जोड़ूं, 4 +4 और -4 तो क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, बस इतना इसमें समझाने का प्रयास करता हूँ, इतना ही आप लोग का इनफैक्ट यूज भी है। दूसरा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको मैं रेस करता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये आप लोग के एग्जाम में थोड़ा सा यूज आता है, न्यूमेरिकल्स में बेसिकली, ठीक है। बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि होता क्या है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा गया, पहला वीडियो है उसी लिए, ठीक है। उसके बाद आगे के जितने वीडियो आएंगे मैक्सिमम आधे घंटे के रहेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज रहेगा ताकि आप लोग को समझना आसान हो, ठीक है। थोड़ा सा ये आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो थोड़ा सा लेंदी गया है, ठीक है। इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है, जो बेसिक चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे पेन है तो इस पेन में जो चार्ज होगा या फिर कोई भी बॉडी है उस पर जो चार्ज होता है या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा
या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, या फिर ऐसे करते करते n इलेक्ट्रॉन तक होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 1/2 इलेक्ट्रॉन हो, 2/3 इलेक्ट्रॉन हो, 4/5 इलेक्ट्रॉन हो, 6/7 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता है, ये चीज़ पॉसिबल होता है, ठीक है, ऐसा देखा गया। मतलब चार्ज, टोटल चार्ज on a body is an integral multiple of fundamental चार्ज, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, यही हुआ कि जो चार्ज मैंने बॉडी पे क्या है Q ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NE। क्या है, फंडामेंटल चार्ज, यूनिट ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यूनिट ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यूनिट ऑफ फंडामेंटल चार्ज। जो यूनिट ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है बच्चों कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और n क्या हो गया 1 हो गया 2 हो गया, मतलब इसके लिए क्या है इंटीजर है, ठीक है। हो सकता है प्लस माइनस का खेला हो तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख दीजिएगा, ठीक है। Q = क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस n × E होता है, ठीक है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है, कितना होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका यूज कैसे आता है, ठीक है, ये सब के लिए अगले लेक्चर तक इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। एंजॉय योर लाइफ।